आप सबों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से अगली कड़ी क्लास की, जो मैंने दो पिछला क्लास लिया था उसकी अगली कड़ी पुस्तकालय संघ राजस्थान की जो पहल है कि जितना संभव हो सके स्टूडेंट्स को फ्री क्लासेस उपलब्ध कराया जाए यूट्यूब के माध्यम से। और मुझसे जितना संभव हो सकेगा, मैंने पहले भी कहा था कि मैं क्लासेस कराऊंगा और भी टीचर हैं जो यहाँ पर क्लासेस करा रहे हैं या करा चुके हैं और भी आएंगे जो कराएंगे। ऐसा कमल कनवारिया जी ने कहा है कि कई लोग इस पहल से जुड़े हुए हैं, तो सभी थोड़ा थोड़ा भी अगर पढ़ाते हैं तो एक वीडियो जो यूट्यूब पे होता है वो परमानेंट होता है, वो हमेशा के लिए रह जाता है। आज सिर्फ आज नहीं, ये आने वाले समय के लिए भी एक क्लासेस, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए, आने वाले छात्रों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। क्योंकि कुछ कुछ टीचरों द्वारा अगर कुछ कुछ क्लास लिए जाए तो धीरे धीरे करके यूट्यूब पर भी एक पर्याप्त स्टडी मटेरियल उपलब्ध होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से, कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो क्लासेस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उसमें कुछ क्वालिटी क्लासेस अगर उपलब्ध हो जाए, एक जगह हो जाए, तो इससे फ़ायदा कहीं ना कहीं LIS कम्युनिटी को, लाइव साइंस कम्युनिटी को, लाइव साइंस के छात्रों को होगा। ना सिर्फ कंपटीशन के बल्कि जो छात्र बिलीव और एमलीव की पढ़ाई भी कर रहे हैं उसके लिए भी यह फायदेमंद साबित होगा। तो मैंने बात की थी नेक्स्ट टॉपिक मैपिंग की। अब देखिए, मैंने शुरू से ही आप लोगों को बोला है कि ज्ञान जगत जो यूनिट 1 है और ज्ञान संगठन जो तीसरा यूनिट है, मतलब ये दोनों, ज्ञान जगत और ज्ञान संगठन, ज्ञान जगत तीसरा यूनिट, ज्ञान संगठन जो है और पहला यूनिट ज्ञान जगत, ये दोनों पुस्तकालय वर्गीकरण का ही हिस्सा है। और इसमें आप देखिएगा मैपिंग किसका है? मैपिंग कह रहा है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का। मैपिंग हमें पढ़ना है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का, और यह जो मैपिंग हमें यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का पढ़ना है वह क्या, कहाँ पढ़ना है, किस चीज़ क्या पढ़ना है? तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम, जो वर्गीकरण पद्धति है उसमें ज्ञान जगत की क्या मैपिंग की गई है उसका पढ़ना है। तो कुल मिला के जो क्लासिफिकेशन स्कीम जो होता है, क्लासिफिकेशन स्कीम जो है, चाहे वो CC हो, DDC हो और UDC हो, इस तरह की LCC हो और भी जो भी हो, तो इन क्लासिफिकेशन स्कीम में ज्ञान जगत की क्या मैपिंग की गई है यह पढ़ना है। तो बात तो फिर से घूम फिर के वही हो जाती है कि हमें ज्ञान जगत का जो वर्गीकरण स्कीम जो ये पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, पुस्तकालय वर्गीकरण में क्या है, पुस्तकालय वर्गीकरण स्कीम में क्या किया गया है, इसके अनुसार पढ़ना है। तो मैंने शुरू से ही एक भी बात बोला है कि क्लासिफिकेशन स्कीम के, क्लासिफिकेशन सिस्टम, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ही यूनिवर्स ऑफ नॉलेज और ज्ञान संगठन को आपको पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं मैपिंग क्या है। मान लीजिए कोई भी भारत का नक्शा है, तो अगर दिल्ली यहाँ पर है तो कन्याकुमारी नीचे दक्षिण में ही होगा, साउथ में ही होगा। आज एक आदमी भारत का नक्शा बनाता है, कल बनाता है, दूसरा बनाता है, तीसरा बनाता है, 10 साल बाद बनता है, 20 साल बाद बनता है। तो ऐसा नहीं कि कभी ऐसा होगा कि कन्याकुमारी को कोई यहाँ पर बना देगा दिल्ली से, कोई दिल्ली के इस कॉर्नर में बनाएगा, कोई दिल्ली से ऊपर बना देगा। कभी नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। यहाँ पर जब भी मानचित्र बनेगा तो वह हमेशा दिल्ली से साउथ में ही होगा, दक्षिण में ही होगा। देखिए, हम इसलिए बोल रहे हैं कि मैपिंग का सीधे सीधे मैप से कोई लेना देना नहीं, वो हमारी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का हम लोग को पढ़ना है। या ऐसा नहीं कि मैपिंग पढ़ना है तो हम मैप के बारे में पढ़ने लगे। मैपिंग चैप्टर में है तो आप पता चला कि मैप क्या है, मैप के प्रकार क्या है, मैप कैसे होता है, मैप की उत्पत्ति कहाँ हुई, मैप पे मतलब 50 पेज आप मैप
पे ही, मैपिंग पे ही पढ़ लीजिए, मैप पे भारत का, वो ज्योग्राफी का चीज़ है। हमें मैपिंग पढ़ना है क्लासिफिकेशन स्कीम में ज्ञान जगत का जो किया गया है। तो मैपिंग में क्या किया जाता है, कोई भी मैप हो, कोई भी हो, चाहे वह भारत का ही मैप हो, चाहे वह भारत का ही नक्शा हो, अगर भारत का ही नक्शा है तो भारत के नक्शे में जो जो भी जगह है, बिहार यहाँ है, मान ली दिल्ली जैसे होगा, यहाँ पे पंजाब होगा, जम्मू कश्मीर यहाँ हो गया, कन्याकुमारी यहाँ हो गया, इधर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। तो कहने का अर्थ है यह जो नक्शा है एक कागज पर पूरा जो ज्योग्राफी है, भारत का जो भूगोल है, भारत की जो स्थान है, स्थान को एक चित्र के माध्यम से, एक मानचित्र के माध्यम से एक नक्शा बना के एक कागज पर उकेरा जाता है। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह क्या है कि मानचित्र में स्थानों की सापेक्षिक स्थिति जो होता है, सापेक्षिक स्थिति को दर्शाया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानचित्र में क्या दर्शाया था, स्थानों के बीच की सापेक्षिक स्थिति। ये दो स्थान की जितनी दूरी है और जो स्थिति है वह स्पष्ट है। यहाँ पर कोई स्थान है, यहाँ पर कोई स्थान है, तो यह इसके सापेक्ष में है, यह इसके सापेक्ष में है, यह इससे इतनी दूरी पे, इससे इतनी दूरी पे, इससे इतनी दूरी पे है। यह स्पष्ट करता है कि यह इस दिशा में है या इस दिशा में, इस दिशा में। मतलब कि कई स्थानों या दो स्थानों के मध्य जो सापेक्षिक स्थिति होती है कि दिल्ली से जयपुर उतना दूर नहीं है जितना दूर की दिल्ली से कन्याकुमारी है, दिल्ली से श्रीनगर है। तो यह कभी भी मानचित्र बनेगा तो यही रहेगा, दिल्ली से कानपुर की दूरी, दिल्ली से बम्बई की दूरी, दिल्ली से कन्याकुमारी की दूरी, दिल्ली से श्रीनगर की दूरी, जो भी दूरी होगी, जो भी स्थान की दूरी होगी, वह दिशा दूरी हमेशा सापेक्षिक स्थिति में, एक निश्चित अपेक्ष में, एक सापेक्ष में, एक सापेक्षिक स्थिति में मौजूद होगी। अब हम लोग इसके बाद, ये तो मानचित्र की बात की है, यहाँ पर होता है। अब हम लोग जब यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का हम लोग यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का मानचित्रण का हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के मानचित्रण में, ठीक है, यूए के जो है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के मानचित्रण में स्थानों की जगह में आप विषयों को समझिए। स्थानों के स्थान पे विषयों की सापेक्षिक स्थिति को, विषयों के मध्य, और स्पष्ट ऐसे लिखना चाहता है, विषयों के मध्य सापेक्षिक स्थिति को दर्शाया जाता है। तो मानचित्र में जो हम लोग दर्शाते हैं स्थानों के मध्य, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के मानचित्रण में हम विषयों के मध्य सापेक्षिक स्थिति को दर्शाते हैं। और जब तक एक पुस्तकालय विज्ञान का छात्र या पुस्तकालय कर्मी यह नहीं समझ लेता है कि एक विषय दूसरे विषय की सापेक्षिक स्थिति क्या है दोनों की, तब तक सही क्लासिफिकेशन, सटीक वर्गीकरण करना लगभग असंभव कार्य है। आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस के बगल में सोशियोलॉजी होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि जियोलॉजी के बगल में बॉटनी होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी साहित्य है, जो जिस तरह की उसमें जितने विषयों का समावेश है, क्या वह एक दूसरे के साथ सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित किया जा रहा है। और पुस्तकालय वर्गीकरण में हमेशा यह ध्यान में रखा जाता है कि पुस्तकों को उसके विषय के अनुसार सहायक क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। और ऐसा तभी संभव है जब आप विषय जगत की संरचना को समझेंगे, ज्ञान जगत की संरचना को समझेंगे, और इसको समझकर ही आप वर्गीकरण कर सकते हैं। और कुल मिला के जो विषय जगत की संरचना है, जो विषय जगत की जो
स्थिति है, जो उसकी प्रकृति है, उसके आधार पर प्रत्येक वर्गीकरण पद्धति में जो क्लासिफिकेशनिस्ट हुए हैं, जो क्लासिफिकेशन पद्धति के प्रणेता हुए हैं, उन्होंने संपूर्ण ज्ञान जगत का मानचित्रण अपने अनुसार से अपनी वर्गीकरण पद्धति में किया है। जितने भी वर्गीकरण पद्धति है, सब में ज्ञान जगत को किसी न किसी तरीके से सहायक क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है और उसे सहायक क्रम में व्यवस्थित करने के साथ एक निश्चित क्रम, एक निश्चित ज्ञान जगत का विभाजन प्रस्तुत किया गया है। हम लोग जो मानचित्रण देखते हैं, सबसे पहले हम लोग मानचित्रण देखते हैं CC कोलन क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत का मानचित्रण किस प्रकार किया गया है। CC में ज्ञान जगत का मानचित्रण किस प्रकार किया गया है। CC में इस प्रकार देखिए, इस प्रकार हम ज्ञान जगत के मानचित्र को समझ सकते हैं। इसमें उन्होंने 1, 2, 3 और 4 एक आधार में सब्जेक्ट बांटा है, फिर एक चढ़ते क्रम में, फिर सबसे शिखर पर और सबसे उतरते क्रम में। तो पहले तो यहाँ पर जो चढ़ते क्रम में उन्होंने जो सब्जेक्ट को रखा है, यहाँ से यहाँ तक वो रखा है A से लेकर M तक, A से लेकर M तक, A से लेकर M। यह जो है, यह है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस को रखा है A से लेके M तक, नेचुरल साइंस को रखा है A से लेके M तक, और A से लेके M तक जो नेचुरल साइंस को रखा है, उसके लिए उन्होंने ज्ञान जगत के विषयों के लिए जो अंकन का प्रयोग किया गया वह रोमन कैपिटल का प्रयोग किया गया। ध्यान में रखिएगा, यह रोमन कैपिटल, बड़ी जो अक्षर होती है उसका प्रयोग किया गया है, बड़ी अक्षर का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है, यहाँ पर आपका नेचुरल साइंस हो गया। आप यहाँ पर सीधा शॉर्ट में लिखिए तो साइंस लिखिए, तो ये साइंस है ए से लेके। उसमें भी क्रम का उन्होंने ख्याल रखा है कि फिजिक्स के बाद इंजीनियरिंग हो, इसके बाद इस ABCD इस तरह करके जो क्रम निर्धारित किया गया, तो उसमें भी ख्याल रखा है कि जो मेडिकल साइंस हो, बायोलॉजी साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी, सबको साइंस में एक क्रम से स्थान दिया है। सबसे ऊपर में उन्होंने रोमन ग्रीक लेटर डेल्टा का उपयोग किया है। त्रिभुजाकार, ये इसका नाम, रोमन ग्रीक लेटर डेल्टा का प्रयोग किया। सिर्फ एक ही रोमन ग्रीक लेटर का प्रयोग किया है, सिर्फ एक ही रोमन ग्रीक लेटर का प्रयोग किया है, और वह जो ग्रीक लेटर है वह है डेल्टा। डेल्टा में उन्होंने क्या किया है कि जो भी ज्ञान जगत में जो भी विषय है, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे अज्ञान की बात हो, चाहे किसी तरह की बात हो, चाहे बहुत ज्ञान कोई देता हो, कोई सामाजिक ज्ञान देता हो, तो फर्स्ट जो उन्होंने कैपिटल लेटर में, बड़ी अक्षर में, इंग्लिश के बड़े अक्षर में A से M तक जो साइंस का वर्णन किया है, और साइंस के बाद मतलब सबसे ऊपर उन्होंने ग्रीक शब्द, ग्रीक लेटर है, ग्रीक नोटेशन है डेल्टा, इसको डेल्टा भी कहा जाता है। तो उन्होंने सबसे ऊपर रखा है स्पिरिचुअलिज्म को, ईश्वरीय शक्ति को, आध्यात्मिक शक्ति को, आध्यात्मिक ज्ञान को। उनका मानना था, रंगनाथन साहब काफ़ी आस्तिक थे और वह ईश्वर में काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखते थे, और इसी वजह से उनका ज्ञान का सिद्धांत भी ईश्वरीय सत्ता पे केंद्रित है। उसके बाद उनका PMST भी एक तरह से जो विभाजन है वह पंच तत्व, हिंदू के
हिंदू फिलॉसफी जो PMST उस तरह जो रखा गया है, 5 वो पंच तत्व दर्शन जो है, पंच तत्व दर्शन हिंदू फिलॉसफी में जो उस पर आधारित है, उसी तरह से उन्होंने इस पर भी सभी साइंस को, सोशल साइंस को, साहित्य को, ज्ञान जगत की जितने विषयों को है, सबको उन्होंने ईश्वरीय और आध्यात्मिक ज्ञान से नीचे रखा है। उन्होंने, उनका मानना है कि सभी ज्ञान से ऊपर है आध्यात्मिक ज्ञान, इसको सबसे ऊपर रखा जा रहा है। तो ग्रीक लेटर डेल्टा में उन्होंने रखा है। उसके बाद एन से लेकर एस तक मतलब नीचे उतरते हुए क्रम में रोमन जो कैपिटल है, उसमें रोमन कैपिटल में एन से लेकर एस तक यहाँ पर ह्यूमैनिटीज को स्थान दिया गया है। ह्यूमैनिटीज को स्थान दिया गया है। मानविकी इसका होता है, मानविकी। तो यहाँ से साइंस हो गया, यहाँ से ग्रीक डेल्टा हो गया ऊपर में, फिर एन से एस, और फिर यहाँ पे टी से लेके जेड तक कैपिटल में, टी से लेके जेड तक जो कैपिटल है, इसमें सोशल साइंस को स्थान दिया गया है। सोशल साइंस को स्थान दिया गया है, मतलब सोशल साइंस में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसको स्थान दिया गया है। और आधार में उन्होंने जनरलिया से संबंधित सब्जेक्ट को ए से जेड वाले छोटी रोमन 1 से 9 तक, ये जो है इंडो अरेबिक नंबर और रोमन स्मॉल, या जो है रोमन स्मॉल और इंडो अरेबिक नंबर में आधार विषयों को उन्होंने जिस तरह से सबसे ऊपर में अध्यात्म को रखा है, उसी तरह उन्होंने ज्ञान जगत में एक तरफ तो उन्होंने साइंस को रखा, एक तरफ सोशल साइंस को रखा, ऊपर में सबसे अध्यात्म को रखा, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट को रखा उन्होंने जिस पर पूरा ज्ञान जगत आधारित है, उसको उन्होंने बेस में रखा, आधार में रखा, पूरा ज्ञान जगत आधारित जिस पे, जैसे बुक साइंस एक ऐसा चीज है जो कहीं ना कहीं, लाइब्रेरी साइंस ऐसा चीज है, बुक साइंस ऐसा चीज है, इंसाइक्लोपीडिया, ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सभी विषयों को आधार प्रदान करती, चाहे वो साइंस की विषय हो, चाहे सोशल साइंस की विषय हो, और सारे विषय कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इनसे जुड़ा हुआ होता है। देखिए एग्जाम के पर्पज से भी यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नीचे में जो आधारित विषय है उसका प्रयोग किस अंकन का किया गया है। तो रोमन स्मॉल का, इंडो अरेबिक का, आपको लगेगा सीसी में नेचुरल साइंस को, साइंस के लिए किस तरह के अंकन का प्रयोग किया गया, तो रोमन स्मॉल का प्रयोग किया गया है। ग्रीक लेटर का कितने नोटेशन प्रयोग किया गया, सीसी में एक किया गया है, वह है डेल्टा, और डेल्टा स्पिरिचुअलिज्म के लिए सबसे ऊपर में किया गया है। यह भी पूछ सकता है कि एन से लेके एस तक किसका प्रयोग सीसी के मैपिंग में, ज्ञान जगत के नक्शाकरण में एन से एस तक किसका प्रयोग किया गया है, तो वह होगा ह्यूमैनिटी। फिर अगर पूछ दे टी से लेके जेड तक, ऑफ कोर्स हर विषय का भी पूछ सकता है। जैसे डी, सीसी में डी अंकन का प्रयोग किस मुख्य विषय के लिए किया गया है, जे का प्रयोग किस विषय के लिए किया गया है, या ऐसा पूछ सकता है सीसी में एग्रीकल्चर का प्रयोग किस विषय के लिए किया गया है, वी का प्रयोग हिस्ट्री के लिए किया गया है, तो वी का प्रयोग किस विषय के लिए किया गया है। उलट के क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिस्ट्री के लिए किस अंकन का प्रयोग किया गया है। इस तरह से इसको भी ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। तो यह था ज्ञान जगत का नक्शाकरण कोलन क्लासिफिकेशन में। अब हम लोग देखते हैं ज्ञान जगत का नक्शाकरण डीडीसी में। डीडीसी में ज्ञान जगत का नक्शाकरण क्या है, तो यह पहले ही हमने बताया कि ज्ञान जगत को डीडीसी में, सीसी में जिस तरह पॉलीकोटोमी बहुविभाजन पद्धति के आधार पे बांटा गया, उसी तरह डीडीसी में ज्ञान जगत को 10 विभाजन पद्धति के आधार पर डेकाकोटोमी के आधार पे बांटा गया है। और उसमें समस्त ज्ञान जगत को जो पूरा यूएके है, जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, इसको 10 मेन क्लास में बांटा गया है।
मेन क्लास 10 मुख्य वर्ग में बांटा गया है। 10 मुख्य वर्ग में बांटा गया है। 10 मुख्य वर्ग में बांटा गया है। 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0। याद रखिए, हमेशा ऐसे पढ़िए 8 0 0 7 0 0, ना कि आप यह पढ़िए 700 800 100 200, तो गलत होगा। तो इस तरह से विभाजन किया गया है। एक में जनरलिया को रखा गया है, इसमें 100 जो पहला जो विभाजन है 0 0 0, फिर 1 0 0 में फिलॉसफी को रखा गया है। 2 0 0 में रिलीजन को रखा गया है। 3 0 0 में फिर सोशल साइंस को रखा गया है। 4 0 0 में लैंग्वेज को रखा गया है। 5 0 0 में प्योर साइंस को रखा गया है। 6 0 0 में टेक्नोलॉजी को रखा गया है। 7 0 0 में आर्ट एंड कल्चर को रखा गया है। और 8 0 0 में लिटरेचर को रखा गया है। 9 0 0 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी को रखा गया। ध्यान में रखिएगा एक बात जो अक्सर कंफ्यूज करता है, बायोग्राफी को 9 0 0 में स्थान दिया गया है। वहीं जनरलिया में 0 1 0 जो है वह बिब्लियोग्राफी के लिए निर्धारित किया गया है। तो चूंकि ये सबको याद होता है इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा, आसान चीज है जनरल। तो इस तरह से बिब्लियोग्राफी लेकिन यहाँ पर है, और बायोग्राफी को हिस्ट्री में स्थान दिया गया है। इसका ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो 10 मुख्य क्लास में बांटा गया है। तो पहला जो ज्ञान जगत का विभाजन किया गया है डीडीसी में, तो 10 मुख्य क्लास में किया गया है। पुनः इस 10 भागों को पुनः 10 भागों में 10 भागों में यानी कि 100 सब डिवीजन में 100 सब डिवीजन में बांटा गया है। तो पहला विभाजन यह हो गया, पहला विभाजन हो गया। फिर ये दूसरा विभाजन हो गया। दूसरा विभाजन में 10 मुख्य वर्गों को पुनः 10 भागों में यानी 100 सब डिवीजन में बांटा गया। और तीसरा जो ये सब डिवीजन जो हो गया, ये सब डिवीजन हुआ, इसको पुनः मतलब 100 जो सब डिवीजन है इसको पुनः 10 भागों में बांटा गया। और इस प्रकार तीसरा जो विभाजन किया गया है पुनः डेकाकोटोमी मेथड, तो 100 को जब 10 भागों में बांटा गया तो 1000 सेक्शंस में यह विभाजित हो गया। तो यह भी डीडीसी में क्वेश्चन बन सकता है कि ज्ञान जगत को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया, 100, कितने सब डिवीजन में बांटा गया है तो 100, ज्ञान जगत में मुख्य वर्गों में बांटा गया तो 10, कितने सब डिवीजन में बांटा गया है तो 100, कितने सेक्शंस में बांटा गया है तो 1000। ज्ञान जगत डीडीसी में ज्ञान जगत का पहला विभाजन क्या कहलाता है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वह क्वेश्चन क्या है, होगा आंसर मेन क्लास, मुख्य वर्ग। दूसरा विभाजन क्या कहलाता है तो सब डिवीजन, उप विभाजन जिसे कहते हैं सब डिवीजन। और तीसरा जो मुख्य वर्ग है जो ज्ञान जगत का जो है मुख्य, उसको तीसरा विभाजन जो ज्ञान जगत का जो तीसरा विभाजन कहलाता है वह कहलाता है सेक्शंस। तो इस तरह से यूडीसी में डीडीसी में ज्ञान जगत का नक्शाकरण किया गया है। जहाँ तक बात हो यूडीसी की, हम लोग देखते हैं यूडीसी। तो यूडीसी में पुनः 10 विभाजन पद्धति को अपनाया गया है। आप लोग जानते हैं कि यूडीसी भी डीडीसी पर ही आधारित है। डीडीसी के ही एडिशन पे, डीडीसी के संस्करण पे, डीडीसी वर्गीकरण पद्धति पे बाकायदे मेलविल डेविस से इजाज़त लेकर उसको पुनः विकसित करके उसको रीस्ट्रक्चर्ड करके यूडीसी का निर्माण किया गया है। और थोड़ा सा इसमें क्या है अंतर, यहाँ पर जो उन्होंने ज्ञान जगत जैसे डीडीसी में 0 0 था, यहाँ पर सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से किया गया है।
सेम वही क्रम रखा गया है जो डीडीसी में था जनरली, या आपका सोशल साइंस है, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो क्रम डीडीसी में था सेम वही क्रम यूडीसी में ही रखा गया है। किसी तरह का अंतर नहीं किया गया है। जो बड़ा अंतर है वह कि चौथा जो है जो मुख्य वर्ग है उसको अभी गैप रखा गया, उसको खाली छोड़ा गया है। तो चौथा जो मुख्य वर्ग है जो कि डीडीसी में लैंग्वेज का था, इसको 8 में मिला दिया गया है जो कि डीडीसी में लिटरेचर का है। तो यूडीसी में माना गया कि लैंग्वेज और लिटरेचर कहीं से भी एक दूसरे का से अलग नहीं है, बल्कि लैंग्वेज और लिटरेचर एक दूसरे का पूरक है। इसलिए इसको 2 अलग अलग मुख्य वर्गों में नहीं रखा जाना चाहिए। और यूडीसी में 4 से लैंग्वेज को निकाल के 8 में रख दिया गया है। और इस तरह से साहित्य जो है वह लैंग्वेज और साहित्य को एक पार्ट मान के एक जगह कर दिया गया। और फिलहाल मुख्य वर्ग 4 को खाली छोड़ा गया है यूडीसी में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डीडीसी और यूडीसी में जो अंतर होता है, ज्ञान जगत का जो विभाजन किया गया है, जैसे कि 0 0 0 है मुख्य वर्ग, तो पुनः इसको जब 10 भागों में बांटा गया है तो डीडीसी में क्या किया गया है, 0 1 0 0 2 0 0 3 0 ऐसे करके 0 9 0 तक किया गया है। 1 0 ये बिब्लियोग्राफी, 0 2 0 लाइब्रेरी साइंस, इस तरह करके बांटा गया। वहीं यूडीसी में क्या किया गया है, 0 है तो नेक्स्ट जो विभाजन किया गया उसमें एक एक अंकन का प्रयोग बढ़ाते गया है। जैसे मान के चलिए कि यूडीसी में 5 है, 5 साइंस के लिए निर्धारित किया गया, जबकि डीडीसी में 500 था। तो अब उसने पुनः जो 10 विभाजन, इसमें 5 को कैसे बांटेगा, 5 को उन्होंने जिस तरह से आसानी से जनरल 000 से 100 तक को बांटना बड़ा आसान है। 100 मतलब 100 से 200 के विभाजन को करना 110 120 130 140 150 190 तक बड़ा आसान है। लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया, जैसे 5 है तो उसने क्या किया, पहला विभाजन 5 1 कर दिया। पहला मुख्य वर्ग हो गया 5 हो गया। अब दूसरा जो विभाजन उन्होंने किया तो उन्होंने एक अंकन उसमें जोड़ दिया, एक अंकन उन्होंने बढ़ा दिया, और वह विभाजन क्या हो गया, वह विभाजन हो गया 5 1 जो हो गया। उसके बाद आप जैसे मान लिया जाए 5 1, इसके बाद अब इसके अगला जो पहला विभाजन ये हो गया, पहला विभाजन हो गया, दूसरा विभाजन ये, तीसरा में उन्होंने पुनः जैसे इस तरह से बढ़ाता गया, जैसे 5 1 1 5 1 2 5 1 3 5 1 4 से लेके 9 तक। इस तरह से यूडीसी में विभाजन किया गया है। और उसके बाद पुनः इसके बाद जब बढ़ाना हुआ कि हाँ इसका और सब विभाजन किया जाएगा, इसके क्रम को आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर पुनः दशमलव का प्रयोग किया गया है। पुनः दशमलव का प्रयोग करके फिर से ऐसे अंकन का, इसमें वो अंकन बढ़ते गया यूडीसी में। जबकि डीडीसी में क्या होता था कि मान लिया जाए बिब्लियोग्राफी में अगर कुछ जोड़ना हो तो वहाँ पर फिर यहाँ पर 3 ये इस तरह से, या लाइब्रेरी साइंस जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन आता है जर्नल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो लाइब्रेरी साइंस में यहाँ पर जर्नल का स्टैंडर्ड सब डिवीजन से जो जर्नल का जब हम लोग जोड़ेंगे, स्टैंडर्ड सब डिवीजन में जब जर्नल का जोड़ा जाएगा तो वहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा। तो यूडीसी में इस तरह से वर्गीकरण, इस तरह से विभाजन बढ़ते चला जाता है, जबकि डीडीसी में मुख्य वर्ग का सीधा 3 अंकन का ही प्रयोग किया गया है। इस तरह से जो मुख्य वर्गीकरण पद्धति है, मुख्य वर्गीकरण पद्धति जो है वह तीनों, इसका आपने मैपिंग इसमें देखा किस तरह से ज्ञान जगत का वर्गीकरण किया गया है। इसके अलावा एक और प्रमुख जो वर्गीकरण पद्धति जो है LCC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, जो कि 1904 में प्रकाशित हुआ था। लाइब्रेरी ऑफ, ये शुद्ध परिगणनात्मक मतलब कंप्लीट इन्यूमरेटिव स्कीम है।
कंप्लीट इन्यूमरेटिव स्कीम है। इसमें ए से लेके जेड तक अंकन के लिए, मुख्य वर्गों को बांटने के लिए ए से लेके जेड तक अंकनों का रोमन कैपिटल अंकन का सहारा लिया गया है। पर इसमें ध्यान देने वाला है, इसमें 21 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, जबकि ए से लेके जेड तक ये सब लोग जानते हैं 26 होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 21 का यूज किया गया है। मतलब कि इसमें से 5 किसी अंकन को, 5 अंक जो ए से जेड तक है, इसमें से मिसिंग है, वो मिस है, उसका उपयोग नहीं किया गया है। तो इस तरह से यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है, इसका अंकन। तो इस तरह से ज्ञान जगत का मैपिंग है विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियों में। उम्मीद है कि आप लोगों को ज्ञान जगत का जो मैपिंग है विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियों में आप लोगों को समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को यह जो कोशिश या प्रयास जो मेरे द्वारा किया गया, आप लोगों को एक लेक्चर प्रदान करने का, जो सुविधा प्रदान करने का, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगी। और समय मिलने पे फिर मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा सेकेंड यूनिट का, जो काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में क्या क्या पढ़े। ग्राफिक डिस्क्रिप्शन जो है सेकेंड यूनिट, जो है यूनिट सेकेंड, इसका हम क्लास लेंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक इस पर क्लास ले, और उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न आप लोगों का दूर हो जाएगा कि बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है क्या, उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए, कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि अभी तक लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि 4 यूनिट है तो चारों यूनिट को बराबर पढ़ना है, सबका महत्व बराबर है। ऐसा नहीं है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में भी सीसी डीडीसी यूडीसी जो आप पढ़िएगा, आगे जाके भी सीसी डीडीसी यूडीसी में वही पढ़ना है, वही मुख्य वर्ग कितने विभाजित हो गया है। तो कुल मिला के वो वर्गीकरण है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पे भी लोग चाहता है कि यूनिट 4 का, कई लोगों ने मतलब ये भ्रम पाला हुआ है कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो है, हालांकि यह सब्जेक्ट कैटलॉगिंग का क्लासिफिकेशन दोनों एक ही चीज़ें होती है, विषय का निर्धारण किया जाता है कैटलॉगिंग के दौरान, तो उस पर भी हमें उतना ही बड़ा मैटर मिले जितना हमें क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग में यूनिट में मिलता है, चाहे पुस्तक में चाहे कई अन्य पुस्तक में। तो ऐसा संभव नहीं है। आपके ये सिलेबस में, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में एक ही जगह में लिख दिया जाता है सीसी, डीडीसी और यूडीसी, जबकि सीसी, डीडीसी और यूडीसी एक ऐसा चीज़ है कि एक एक पार्ट पे 2-2 किताब लिखी जा सकती है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, लिखी गई है, लिखी जा सकती है, नहीं लिखी गई है। अनेकों पुस्तक ये बाजार में ज्ञान जगत के क्षेत्र में उपलब्ध है। वहीं पर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पे, सब्जेक्ट जो क्लासिफिकेशन है ना, इस पे पूरे इंटरनेट पे, पूरे जगह में जो सबसे बड़ा जो अभी हब है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का, शोध गंगा, ई ज्ञान कोश, इन सब जगहों पर भी जाके देखिए तो 20-25 पेजों से ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे में संभव ही नहीं है कि उस यूनिट को भी उतना ही विस्तार किया जाए लिखने के दौरान, पढ़ने के दौरान, पढ़ाने के दौरान। और यह भी ध्यान में रखिएगा कि एग्ज़ाम में भी उस यूनिट से उतने प्रश्न नहीं आएगा जितना कि यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड से आएगा। तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास, जब भी हमको मौका मिलेगा। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन जो सेकेंड यूनिट है उसका पहला हम एक क्लास लेंगे। उसमें हम यह समझाने की कोशिश करेंगे कि बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है क्या, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में क्या पढ़ा जाना चाहिए, क्या क्या पढ़िएगा, कैसे पढ़िएगा। उसके बाद हमने पहले ही बोला था हम सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पे भी क्लास लेंगे, और समय मिलने पे हम वो भी ज़रूर करेंगे। और हाँ, कोशिश करिए आप लोग की जितना पढ़ रहे हैं उसको अच्छी पुस्तकों से अध्ययन करें। क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग की पुस्तकें बहुत सारी मार्केट में उपलब्ध हैं, बहुत सारी मार्केट में उपलब्ध है। मेरी भी गाइड बुक इस अकॉर्डिंग सिलेबस उपलब्ध है। गाइड बुक का काम होता है चीज़ों को सरलीकृत करके, संक्षिप्त करके एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट कर देना।
वो मैंने किया है। और गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग की पुराने विद्वानों की काफ़ी बुक है। कॉलन क्लासिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। अधिक पढ़ना चाहते हैं प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं। थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग पढ़ सकते हैं। ये सब की ओरिजिनल कॉपी ओरिजिनल किताब पढ़ सकते हैं। इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग क्या है। गाइड बुक तो होता ही है कि आपको कम समय है, कम समय में आपको नॉलेज चाहिए, तो गाइड बुक उसके लिए परफेक्ट वे प्रदान करता है। और निश्चित तौर पे हमारी लिखी हुई गाइड बुक निश्चित तौर पे नवीन पाठ्यक्रम पर ही आधारित है। उसको ही ध्यान में रख के मेरी जितनी कैपेसिटी थी हमने उसके अकॉर्डिंग सारे यूनिट के मैटर उसमें दे दिया। और हम अंतिम विकल्प नहीं है, हम अंतिम विकल्प नहीं है। है ना कि और भी कई आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, मुझसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर लिखने वाले, तो कई विकल्प हैं उपलब्ध। आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग की किताबें कई विकल्प मौजूद है। हाँ, निश्चित तौर पे मेरी पुस्तक आपको 4-5 साल से जितना भी एग्ज़ाम हुआ है छात्रों के द्वारा जो बोला गया उसके अनुसार से काफ़ी फायदेमंद रहा है। उनका समय बचा है, एक सिस्टमेटिक वे में मैटर मिल जाता है। उसके बाद एक सरल भाषा में मैंने हमेशा कोशिश किया है कि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से मतलब नहीं है, पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए। इतना भाषा सरल हो कि आपको यह ना लगे कि वह किताब आप पढ़ रहे हैं, बल्कि आपको हमेशा यह महसूस हो कि वह किताब आपको पढ़ा रहा है, आपको समझा रहा है। तो उसमें निश्चित तौर पे मेरी पुस्तक सफल हुई है अब तक। और आप लोग जो है इस सारे चैप्टर को भी आप देखिएगा जाके, जो लोग आपके डिस्क्रिप्शन है और जो भी तो पुस्तक में है उपलब्ध है। उम्मीद है कि आप लोगों के पास होगी ही पुस्तक। आप लोग और उसमें भी पलट के देखिए। और नए क्लास के साथ अगले सप्ताह जब समय मिलता है फिर से एक बार पुस्तकालय संघ राजस्थान के चैनल पे, इस YouTube चैनल पे हम चाहेंगे कि आप लोगों से जुड़े। एक बार पुनः आप सभी छात्रों का मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आभार व्यक्त करते हैं आपका भी, और पुस्तकालय संघ राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं कमल कनवारिया जी, उनका भी धन्यवाद कि आपने मुझे छात्रों से जुड़ने का मौका दिया और स्टूडेंट्स के से तक पहुंचने के लिए, स्टूडेंट तक पहुंच के लिए एक हमें प्लेटफॉर्म प्रदान किया। हमारा खुद का भी YouTube चैनल है। रेगुलर क्लास में वहाँ भी नहीं ले पाता हूँ समय अभाव के लिए। अमित किशोर विथ लाइब्रेरी साइंस मेरा YouTube चैनल है। वहाँ पर भी कई लेक्चर पढ़े हैं। और मैं ऐसा नहीं कि यहाँ पर क्लास नहीं बोल के नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे अंदर में मतलब ऐसा कुछ अलग चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा खुद का भी YouTube चैनल है, वहाँ पर भी मैं रेगुलर क्या 3-4-5 महीने में भी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। बीच बीच में कोशिश करूँगा कि अब कुछ क्लासेस वहाँ भी लूँ। और यहाँ पर तो मैंने फिर भी कमल कनवारिया जी को आश्वस्त किया था। उन्होंने जब शुरू में बात किया था तो उन्होंने बोला था कि कम से कम अमित जी आप एक यूनिट जरूर कवर करवा दीजिए। तो मैंने बोला था जरूर संभव होगा तो हम एक यूनिट तो आराम से। उन्होंने बोला था कई टीचर जुड़ रहे हैं तो सभी लोग अगर एक एक यूनिट आधा यूनिट भी करवा देंगे तो हो जाएगा। तो मैंने एक यूनिट कवर करवा दिया और इसके अलावा भी मैं करवाऊँगा जितना संभव हो सके। इसको और आगे भी मैं बढ़ाऊँगा। कुछ वीडियो हमारे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा उम्मीद है कि आप लोगों में से अधिकांश हमारे फेसबुक पेज अमित किशोर बुक्स से जुड़े होंगे। नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। मुझसे जुड़ने के लिए लाइब्रेरी साइंस का आपके स्टूडेंट है तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हो है अमित किशोर बुक्स फेसबुक पेज है। यहाँ पर कई चीज़ें पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड आपको नॉलेज मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पे एक भी बात लाइब्रेरी साइंस से इतर नहीं होता है, किसी भी तरह की बात नहीं होती, सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से और मेरी पुस्तक से रिलेटेड बुक। आपको हमारी पुस्तक कब आएगी, कई बच्चों की बहुत क्वेरीज है कि वस्तुनिष्ठ या वन लाइनर बुक आपकी कब आएगी।
तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे आप लोगों की बातों को मैंने अपने जेहन में रखा है, उतारा है, और मैं कंटिन्यूस ऑब्जेक्टिव जो इस नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार जो सिलेबस है उस पर ऑब्जेक्टिव पुस्तक मैं लिख रहा हूँ, लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत लगातार बहुत मेहनत कर रहा हूँ, 10-12 घंटे समय उस पर दे रहा हूँ। और उम्मीद है कि जुलाई मध्य मतलब 15 जुलाई से पूर्व या 15 जुलाई के आसपास वस्तुनिष्ठ ज्ञान संगठन सूचना प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली जो पेपर 2 है, इस पर वस्तुनिष्ठ पाठ्य सामग्री आपके सामने हो, आपके हाथों में हो, आपको सुविधा प्रदान करे। और एक बार इसी उम्मीद के साथ कि हम फिर से मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म पर अगले क्लास के लिए, आप लोगों को एक बार फिर से मेरा धन्यवाद।